Good morning, all of you. Page 175, पेज 175, 174 तक हमारा डिस्कशन हो चुका था, लेकिन मैं सेकेंड हाफ एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मेरे को बताइए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। सर, एक कंपनी लिक्विडेशन में चला गया या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया, जब एंटिटी खत्म हो रहा था उस समय वो अपना सारा एसेट अपने मेंबर को दे रहा था, तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट इनहेरिटेंस एग्जेम्प्ट है ही। होल्डिंग और 100% सब्सिडियरी अगर एक दूसरे को एसेट देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। मैं रिपीट करता हूं, होल्डिंग और 100% सब्सिडियरी अगर एक दूसरे को एसेट देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। शर्त है ट्रांसफर इंडियन कंपनी हो, 8 साल तक इनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, 8 साल तक ये स्टॉक में कन्वर्ट इसको ना करें। एमलगमेशन और डीमर्जर में ना कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा ना शेयर होल्डर के हाथ में। कंपनी एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, शेयर होल्डर शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। शर्त है कुछ, ऑफ कोर्स एक शर्त है, ट्रांसफर शुड बी इंडियन कंपनी। वर्क ऑफ आर्ट नेशनल म्यूजियम वगैरह को जाएगा तो एग्जेम्प्ट है। स्टॉक लेंडिंग एग्जेम्प्ट है। डिबेंचर क्या है ना, रिडीम हो गया, आपने बेच दिया, अभी टैक्सेबल हो जाएगा। आपने किसी को बेच दिया, रिडीम हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा। डिबेंचर अगर शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो अभी टैक्स नहीं लगेगा, शेयर्स बेचोगे तब लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा, इसमें क्या एग्जेम्प्ट है क्या टैक्सेबल है। दैट वाज ऑल वी हैड डिस्कस्ड। अभी पेज 175 में मिसलेनियस पॉइंट्स चेक करिए। पॉइंट नंबर 1, हाउ डू यू कैलकुलेट पीरियड ऑफ होल्डिंग इन द फॉलोइंग केसेस। पहला सिचुएशन क्या है, एक कंपनी लिक्विडेशन में चला गया। यस, एक कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडेशन के बाद प्रैक्टिकली शेयर्स का कोई मायने नहीं रहता है ना। तो लिक्विडेशन में अगर चला जाएगा तो शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। उसके आगे का पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। पुनः शेयर्स और राइट शेयर्स, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा। दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड from the date of allotment. This is always calculated from the date of allotment. ठीक है, ऐसा है। राइट एंटाइटलमेंट क्या होता है ये कल के क्लास में आएगा। अभी एक लाइन खाली लिख लें। एक चीज ध्यान रखिएगा, शेयर्स ऐसे तो आप जब परचेज करेंगे वही उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, बट अगर आप ओरिजिनल शेयर होल्डर हैं तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कैलकुलेट होगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसका जवाब है शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग हमेशा अलॉटमेंट से काउंट होता है, नॉट एप्लीकेशन, नॉट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट से काउंट होता है। वही चीज मैंने लिखा है यहां पर। राइट एंटाइटलमेंट खाली लिख लें। ये होता क्या कल समझाऊंगा। फ्रॉम डेट ऑफ ऑफर टू डेट ऑफ अनाउंसमेंट। Are you okay? फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक
कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में एक बिल्डिंग है, उसमें 50 फ्लैट है, यू आर ओनिंग वन ऑफ द फ्लैट्स, आपने वो फ्लैट बेच दिया, आप फ्लैट बेच के उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपको शेयर्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रांसफर करना पड़ेगा सामने वाले को, तब उसको फ्लैट ट्रांसफर होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर कोई बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो मियरली बाय पेइंग द कंसिडरेशन आपको फ्लैट नहीं मिलता है, आपको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर्स भी परचेज करना पड़ता है। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। है ना, आज बात यही है, थोड़ा पढ़ाई होगा और थोड़ा एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा आप लोग का भी। एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एरिया और अर्बन एरिया का ट्रीटमेंट क्या है? इसका जवाब है रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड इन एनी केस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड इन एनी केस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ना उसको बेचने पे टैक्स लगेगा, ना कंपलसरी एक्विजिशन पे टैक्स लगेगा। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप बेचोगे, सोचो कैलकाटा के कोने में आपका एक एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप उसको बेचोगे तो वो टैक्सेबल है। लेकिन आप नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद करके 54B में एग्जेम्पशन ले सकते हैं ना। लेकिन अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट कंपल्सरीली अगर एक्वायर कर ले, गवर्नमेंट क्या कर ले, कंपल्सरीली एक्वायर कर ले, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड एनीवे एग्जेम्प्ट है बिकॉज पैम इज नॉट अ कैपिटल एसेट। पैम इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो ये इज एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड एनीवेज एग्जेम्प्ट है। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड हम बेचेंगे तो टैक्सेबल है, और गवर्नमेंट खरीद लिया तो एग्जेम्प्ट है। दैट्स इट। एक बार इसको चेक करोगे? Are you okay with this? Are you okay with this? रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एनीवेज एग्जेम्प्ट है, अर्बन एरिया का हम बेचेंगे तो टैक्सेबल है, कंपल्सरी गवर्नमेंट एक्वायर करेगा तो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो लास्ट 2 साल के लिए एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा था। पॉइंट नंबर 3, रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सिटीजन्स है, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स, इनका एज है करीब करीब 65-66 ईयर्स। अभी क्या है कि एक्चुअली देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर देम। सीनियर सिटीजन है 65-66, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है आप एक काम करो, अपना घर मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले। तो बैंक के पास जाते हैं सीनियर सिटीजन, अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद भी वो रह सकते हैं इस घर में टिल देयर लाइफ टाइम, और बैंक उनको कोई लमसम लोन नहीं देगा, बैंक उनको हर महीना 25,000 रुपए का लोन देगा, हर महीना 20,000 रुपए का लोन देगा। आफ्टर देयर डेथ
बैंक विल आस्क द लीगल हेयर्स टू पे द मनी, गेट द एसेट रिलीज्ड, और अगर लीगल हेयर्स रुपया नहीं देते तो बैंक उस एसेट को सीज करके, सेल ऑफ करके अपना लोन का ड्यूज रियलाइज कर लेगा। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। सीनियर सिटीजन के पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, गवर्नमेंट क्या बोला, आप अपने लाइफ टाइम में घर मॉर्गेज भी कर लो, रहो भी उस घर में, और हर महीना आपको 25,000 रुपया भी मिलेगा जिससे आपका घर खर्चा चल जाएगा। बैंक कैसे सिक्योर्ड है? बैंक इसीलिए सिक्योर्ड है क्योंकि बैंक बोलता है अगर सीनियर सिटीजन लाइफ टाइम में लोन रिपे कर दें, अच्छा बात है। बहुत बार होता है ना, कोई LIC लिया हुआ है, 10, 15, 20 साल बाद रुपया आ जाएगा तब दे देंगे। अगर सीनियर सिटीजन लाइफ टाइम में पे कर दे तो अच्छा बात है, लीगल हेयर्स पे कर दे तो अच्छा बात है, नहीं तो बैंक सिक्योर्ड है बिकॉज बैंक उस एसेट को सीज करके एनीवेज सेल ऑफ करके रुपया रियलाइज कर लेगा। इसको नाम रिवर्स मॉर्गेज क्यों दिया गया है? नॉर्मली आप देखिए, लोन देता है बैंक लमसम और रीपेमेंट होता है EMI में। यहां उल्टा है, यहां उल्टा है। बैंक लोन दे रहा है आपको EMI में और रीपेमेंट हो रहा है लमसम में। हम लोगों को क्या समझना है कि रिवर्स मॉर्गेज में इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट, रिवर्स मॉर्गेज में इसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। क्या हम लोग कॉपी से लर्न करके जाएंगे? दैट वुड बी बेटर। मॉर्गेज करेंगे प्रॉपर्टी तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। मंथली लोन रिसीव्ड, जिस समय प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे वो एग्जेम्प्ट है, हर महीना लोन मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रहा है, जब प्रॉपर्टी फाइनली ट्रांसफर हो रहा है, उसी समय कैपिटल गेन्स टैक्सेबल है। जिस समय हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया उस समय वो एग्जेम्प्ट है, जिस समय मंथली लोन मिला उस समय भी एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन्स कब टैक्सेबल होगा? जब प्रॉपर्टी फाइनली एलियनेट होगा। एलियनेट मतलब ट्रांसफर होगा बैंक को। यस और नो? फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेज 175 क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करें। आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर मैंने रिवर्स मॉर्गेज का थ्योरी दिया है, बट जनरली स्पीकिंग ये थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इससे बेटर स्टूडेंट्स हमेशा जो है इसी को रीड करते हैं कि जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेंगे एग्जेम्प्ट है, लोन उठाएंगे मंथली एग्जेम्प्ट है, फाइनल एलिएशन जब होगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, उस समय टैक्स लगेगा। इसमें जो सम्स आता है, जैसे क्वेश्चन 35 आपके पेपर का ही क्वेश्चन है,
4 से 5 नंबर का आया हुआ है, तो इसमें क्या 3 नंबर तो सॉल्यूशन का होगा और 2 नंबर आपको इस नोट्स का लिखना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें नोट्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? सिंपल लिख दीजिएगा। जैसे यहां पर एसएससी का नाम है मिसेस महालक्ष्मी, तो आपको लिखना पड़ेगा when the property is mortgage the same is exempted, monthly loan received is also exempted, however when the property is finally transferred it is taxable under the head capital gain। सिंपल लिखिए। क्वेश्चन 35 अटेम्प्ट करो। Must attempt question 35। Mrs. Mahalakshmi, an individual aged 68 years, mortgaged her residential property purchased for 3 lakhs under a reverse mortgage scheme, sanctioned a loan of 20 lakhs. He was receiving loan in monthly equal installments of 30,000. Mahalakshmi was not able to repay the loan on maturity और इसलिए जो है प्रॉपर्टी सरेंडर हो गया, बैंक ने प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर दिया, उनका और कोई इनकम नहीं है। डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, इंपॉर्टेंट बात है, आपको खाली कैपिटल गेन्स निकालने नहीं बोला है। क्लियरिटी है ना आप लोगों को? तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू डेवलप द एग्जाम वे ऑफ राइटिंग। एग्जाम का तरीका आपको डेवलप करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, the mortgage of property
is an exempted transfer. कंसीड करता हूं मैंने आपको ऊपर जस्ट यही बात लिखाया है, बट एग्जाम वे ऑफ राइटिंग आई स्टिल वांट यू टू शो. अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर इस पे, 2 से 3 नंबर सॉल्यूशन है ना. प्रॉपर्टी तो बैंक बिकवा रहा है, कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा? ऑफ कोर्स मिसेस महालक्ष्मी के हाथ में, बिकॉज शी इज दी ओनर. बैंक तो बिकवा रहा है, खाली बैंक को अपना लोन का रुपया चाहिए. कोई सरप्लस रुपया बचेगा तो भी बैंक मिसेस महालक्ष्मी को ही दे देगा, खुद तो रख नहीं सकता है. बिकवाए कोई भी प्रॉपर्टी तो रजिस्टर्ड तो महालक्ष्मी के नाम पे है. शी इज दी ओनर ना, बैंक तो खाली लोन रियलाइज कर रहा है, वो ओनर के हिसाब से नहीं बेच रहा है, वो लेंडर के हिसाब से बेच रहा है. कैपिटल गेन्स टैक्स इज चार्जेबल ट्रांसफर का डेट देखो, हाँ 22 फरवरी 2025. पीरियड ऑफ होल्डिंग तो आप लिखोगे ही. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बोलो? 25 लाख. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ 3 लाख. कितना हुआ? 22 लाख. ठीक है, एक बार देखना इस सॉल्यूशन को, ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है सॉल्व करने का. टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ, ठीक है चलो एक बार, एट द रेट ऑफ 12.5% ऑफ 22 लाख. कितना? 275. at the rate of 20% of LTCG as computed with indexation benefit. मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं इनकम तो एनीवेज 22 लाख से है. अब कोई जरूरी भी नहीं पड़ता है कि आप नोट में ही करें, सिंपल है. मार्क्स ज्यादा एलोकेटेड नहीं हो, टाइम नहीं हो तो यहीं पे दिखा दीजिएगा.
25 लाख माइनस बोलोगे, यू कैन गिव मी द फिगर्स। 3 lakh is the cost into 363 divided by 129 का 20%। इसको ए मार्क किया, इसको बी मार्क किया। सब में कैपिटल गेन्स अगर पूछेगा तो कैपिटल गेन्स तो 22 लाख ही है। कल के दिन एमसीक्यू में पूछ ले कैपिटल गेन्स कौन सा है, कैपिटल गेन तो 22 लाख ही है। टैक्स कौन सा होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कितना हुआ? 25 लाख माइनस ये आएगा, उसका 20% सीधा भी चार्ज कर सकते हो। टैक्स बता रहे हो 331163। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। बहुत डिफरेंट तरीके होंगे प्रेजेंट करने के, इसको समझ रहे हैं? आगे बढ़ें, शैल वी प्रोसीड। इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक बहुत बार आया हुआ है, ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी, फेयर मार्केट वैल्यू। आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का जिम्मेवारी किसका होता है, एसएससी का कि डिपार्टमेंट का? देखो, डिपार्टमेंट का अगर जिम्मेवारी होगा तो क्या होगा, अगले साल आप रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? उनको बुलाओगे कि मेरा मार्केट प्राइस निकालिए तब मैं रिटर्न फाइल कर सकूं? ये होने वाला नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का जिम्मेवारी आप ही का होता है। सर हम कैसे निकालेंगे? आप खुद से निकाल सकते हैं। शेयर जो है उसका आप फेयर मार्केट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते हैं? आपको क्या एनएससी का स्टॉक मार्केट का वैल्यू नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। लैंड बिल्डिंग का निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। लैंड बिल्डिंग का मार्केट प्राइस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ले लो स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू। गोल्ड का भी निकल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो फेयर मार्केट वैल्यू आप खुद ही निकाल लेंगे। अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो एक प्रोफेशनल आदमी आता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन आता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। हम लोग उससे भी वैल्यूएशन निकलवा सकते हैं। टू पे हिम द फी, ही विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर यू। तो इसका पूरा फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट टू बी either ascertained by SSE himself or by registered valuer। आइदर एसएससी खुद निकालेगा या रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवाएगा। दिस इज नाउ वेरीफाइड बाय assessing officer। दैट्स द सीक्वेंस। आप खुद निकालो या प्रोफेशनल को हायर करके निकलवाओ। अगर एओ को लगता है आप गलत वैल्यू बता रहे हो
तब मैटर इज रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर। आप निकालोगे, मैं चेक करूंगा, अगर मेरे को लगता है आप सही वैल्यू नहीं बता रहे हैं तो मैं मैटर किसको रेफर करूंगा? वैल्यूएशन ऑफिसर को। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस पे नहीं आता है, एग्जाम में खाली लास्ट पोर्शन पर आता है। आप मेरा बात समझिएगा, ये आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि आपको पता ही है ये बात। अभी जैसे क्या है ना, फर्स्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने भी उतना नहीं देखा है, तो फर्स्ट टाइम जो है आप हो सकता है ये गलत आंसर दिए मेरे को कि सर एसएससी डिपार्टमेंट निकालता है। पर जब मैंने बताया तो आपको लगा हाँ ये तो ऑब्वियस है, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, तो आपको भी समझ में आया ये बात कि हमको ही तो निकालना होगा, ऑफिसर खाली उसको वेरीफाई करेगा। तो पेपर में लिखने का नहीं है। पेपर में बस एक ही क्वेश्चन आता है, व्हेन मैटर इज रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर, आपको बस वही लिखना है। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा? व्हेन इज मैटर रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर, बस और कुछ नहीं आएगा, और आपको यहीं से स्टार्ट करना है। सर ये आप क्यों लिखे हैं? ये खाली समझने के लिए लिखा हूं, ये आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा हूं। हम लोगों को क्या करना है? आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है? तो कुछ गलत है क्या? गलत कुछ नहीं है, बट क्या दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज दे थिंक दैट्स ऑब्वियस कि पहले वैल्यूएशन आप निकालेंगे फिर ऑफिसर वेरीफाई करेगा। आप कैसे निकालेंगे? आप कॉम्पिटेंट है तो आप निकाल लीजिए, आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो एक प्रोफेशनल को हायर करके निकलवाइए, और क्या। कॉम्पिटेंट है तो आप निकाल लीजिए, कॉम्पिटेंट नहीं है तो एक वैल्यूअर को हायर करिए, दैट्स इट। भी क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं मतलब कुछ एक चीज हम लोगों के रेंज में नहीं होता है ना, हर एक चीज का मार्केट वैल्यू निकालना। अभी क्या है, वैल्यूएशन ऑफिसर को कब रेफर किया जाएगा? इसमें दो केसेस हैं। पहला, आपने वैल्यूएशन कैसे किया था? सर हमने तो वैल्यूएशन अपने वैल्यूअर को अपॉइंट करके किया था, खुद से नहीं किया। सर एक बात बताओ, आप वैल्यूअर को कब अपॉइंट करेंगे? हाई वैल्यू एसेट्स में कि लो में? हाई वैल्यू में, बिकॉज लो में तो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो ये प्रोफेशनल आदमी है, हाई वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा तभी आप इसको रेफर करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर में और रजिस्टर्ड वैल्यूअर में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हो, थोड़ा सा भी, तो मैटर इसको रेफर किया जा सकता है। सर हमने खुद निकाला है, आप निकालेंगे तो मोस्टली लो वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे, प्लस यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी दैट परफेक्ट ऑल्सो। तो जब आप निकालते हैं तो एओ और आप में मिनिमम अगर 15% या 25,000 से ज्यादा का गैप होता है तभी मैटर रेफर होता है। दोनों बातों को समझ लें। एक सिचुएशन क्या हुआ बताओ? एक सिचुएशन क्या हुआ कि मैटर जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को कब रेफर हुआ? आपके वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया। किसने वैल्यूएशन किया है? आपके वैल्यूअर ने। तो वैल्यूअर और आप में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो, वैल्यूअर और इनकम टैक्स ऑफिसर में, तो मैटर कैन बी रेफर्ड। लेकिन जब आप करते हैं तब एसेसिंग ऑफिसर और आप में मिनिमम 15% या 25,000 का गैप होगा तभी रेफर किया जा सकता है। हड़बड़ी नहीं है, इसको चेक करें।
Reference shall be made to valuation officer if market value as per assessing officer opinion varies with valuation given by registered valuer. AO और वैल्यूअर में वेरिएशन है. नॉट डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब कौन किया? एसएससी खुद किया. जब खुद किया तो एसएससी और एओ में मिनिमम कितना गैप है? 25,000 या 15%. वो कुछ भी यूज कर सकता है. जैसे आपने बोला 1 लाख, उसने बोला 1,16,000, कैन बी यूज्ड. आपने बोला 10 लाख, उसने बोला 10,40,000, अगेन कैन बी यूज बिकॉज डिफरेंस 25,000 से ज्यादा है. ये ओके. मोस्टली इस पे क्वेश्चन आएगा तो ये. Can we proceed? मैं सिर्फ आज का लास्ट 2 पॉइंट बताकर क्लास कंक्लूड करना हूं. लिस्टेड शेयर्स आप किस दाम में बेचेंगे? कैन यू मैनिपुलेट? नो सर. व्हाई यू कैन नॉट मैनिपुलेट? बस स्टॉक मार्केट का प्राइस ओपन है. स्टॉक मार्केट का प्राइस ओपन है, जो मार्केट प्राइस है उसी पे बिकेगा. लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स का मार्केट प्राइस आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. डू यू एग्री? यस. पॉसिबल है कि अनलिस्टेड शेयर आपने 400 रुपया में बेचा, लेकिन आप बुक्स में शो कर रहे हैं मैंने 150 रुपया में बेचा. तो गवर्नमेंट ने कहा अनलिस्टेड शेयर्स जो है उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज हाइयर. अनलिस्टेड शेयर्स का मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? अनलिस्टेड शेयर्स का मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर्स. एसेट माइनस लाइबिलिटी किया, नेट एसेट आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उसका मार्केट प्राइस निकल जाएगा. कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है एक्चुअल सेल्स वैल्यू. क्या होता है? एक्चुअल सेल्स वैल्यू. लेकिन 3 केसेस में आप मार्केट प्राइस को कंसिडरेशन मानते हैं. कौन से 3 केसेस में? लैंड एंड बिल्डिंग में. सही है. अब आप उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलो या एक प्रकार का मार्केट प्राइस बोलो, हार्डली मैटर्स. दूसरा मार्केट प्राइस कहां लेते हैं? स्लम सेल में. तीसरा मार्केट प्राइस कहां लेते हैं? सब जगह ऐसा नहीं है. आपको पेपर में बोले ज्वेलरी इतना में बेचा है, यू डोंट बॉदर. जिस दाम में बेचा है वही कंसिडरेशन भी है. लिस्टेड शेयर्स बेचा है, जिस दाम में बेचा है वही कंसिडरेशन है. नॉर्मली आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस. केवल 3 केस ऐसा है जहां एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं लेकर मार्केट वैल्यू लेते हैं. कहां पर? बिल्डिंग या कोई बिजनेस बेचा, लैंड, अनलिस्टेड इक्विटी.
B for business, business is slum sale. B is also for building, L is land, U is unlisted equity. ब्लू में आप मार्केट प्राइस लेते हैं. मैं आपको लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर आपको कोई पूछेगा क्या है, आप बोलना द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. आप यही बोलना. सर क्या मार्केट प्राइस को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जा सकता है? 3 केस में. हां, तीनों के नियम अलग है. जैसे लैंड बिल्डिंग में रूल है स्टैम्प सेलिंग से ज्यादा तो स्टैम्प मार्केट प्राइस विच हियर इज लोअर. स्लम सेल में एफएमवी 1 और 2 विच हियर इज हाइयर. अनलिस्टेड में एक्चुअल सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर. आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? ब्लू को छोड़कर रेस्ट ऑफ द एसेट्स में एक्चुअल सेलिंग प्राइस को ही हम लोग मानते हैं. आगे बढ़ रहा हूं. बोनस शेयर्स, एक बार इसको पढ़ लो तो, खाली यहां से यहां तक. बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है निल. बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, क्योंकि आपको फ्री में मिला है. मान लीजिए बोनस शेयर 2001 के पहले मिला है, देन हाउ डज इट वर्क? बोनस शेयर मान लीजिए आपको 2001 के पहले मिला है, देन हाउ डज इट वर्क? बोलो. एक्चुअली कोई भी एसेट 2001 के पहले मिला है तो यू कैन टेक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज हाइयर. 2001 के पहले अगर एसेट मिला है तो यू कैन टेक एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज हाइयर. बोनस शेयर्स का कॉस्ट निल है. जब भी आप 1 अप्रैल 2001 से कंपेयर करोगे क्या हाइयर होगा? मार्केट प्राइस हाइयर हो गई. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जब बोनस शेयर्स 2001 के पहले मिला, मार्केट प्राइस को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझा जाता है. चेक करोगे इसको फिर से? मैं आज क्लास डिस्कशन को यहीं पे रोक रहा हूं. एक हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, मैं बीच बीच में सॉल्यूशन दिखाते रहूंगा. ठीक है ना? वी आर स्टार्टिंग विद अ टेस्ट. मेरे को सिर्फ इतना बताइए, हम लोगों ने आज क्या सीखा? तो हम लोग को पता चला रूरल एरिया का एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट है, अर्बन एरिया का हम बेचेंगे तो टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगा तो एग्जेम्प्ट है. दूसरा बात हम लोग को पता चला, शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट से ही काउंट होता है. बाकी तो ठीक है, वो धीरे धीरे आप लर्न कर लीजिएगा. रिवर्स मॉर्टगेज में मॉर्टगेज एग्जेम्प्ट है, फिर क्या है? मॉर्टगेज एग्जेम्प्ट है, फिर क्या है? मंथली लोन भी एग्जेम्प्ट है. लास्ट में प्रॉपर्टी सेल होगा तब टैक्स लगेगा. लास्ट में प्रॉपर्टी सेल होगा तब टैक्स लगेगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया, मैं तुरंत वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज दूंगा. आपने वैल्यू किया तो डिफरेंस एक पैरामीटर से बेस ही होना चाहिए, 15% या 25,000. आखिरी बात, अनलिस्टेड शेयर्स का मार्केट प्राइस कंसिडरेशन क्या है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर. ऐसा सब एसेट में होता है? नहीं, सिर्फ ब्लू में होता है. बिजनेस सोल्ड इन स्लम सेल, बिल्डिंग लैंड एंड अनलिस्टेड इक्विटी. आखिरी बात, बोनस शेयर्स का कॉस्ट क्या है? निल. लेकिन बोनस शेयर अगर 2001 के पहले एक्वायर किया तो मार्केट प्राइस और निल विच एवर इज हाइयर विच इज द मार्केट प्राइस. आपके किताब के पीछे ही वॉल्यूम 2 दिया हुआ है. वॉल्यूम 2 में
एकदम एंड की तरफ अगर आप आएंगे तो वी हैव गिवन सम टेस्ट पेपर्स, पेज numbers might differ here and there, but basically preparatory test 2 is on capital gains. इस किताब में पेज 84 है, बट आई एम टेलिंग यू पेज नंबर्स विल डिफर। सीए, सीएमए, सीएस सब में अलग पेज नंबर्स होंगे। पीछे की तरफ जाइएगा तो अलग पेज नंबर्स क्यों होंगे? क्योंकि जो पीछे के रिविजनिंग टेस्ट पेपर्स दिए हैं मेरे किताब में वो स्ट्रीम वाइज अलग है। सीए को सीए के हिसाब से, सीएमए का जो पीछे के रिविजनल टेस्ट पेपर्स हैं जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 थोड़ा आप लोग का सबका अलग है क्योंकि पास्ट पेपर्स है ना, तो अलग अलग आए हुए हैं, दैट्स वाई। तो पेज 84 कैपिटल गेन्स का जो टेस्ट पेपर 2 है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज प्रोसीड, स्टार्ट इट।
shall I discuss? 2 मिनट। मैं आपको क्वेश्चन 2 एंड ऑनवर्ड्स तो टाइम देने वाला हूं, वो कोई बात नहीं है, बट यू जस्ट टेल मी वन आई हैव टू डिस्कस और नॉट। स्टार्ट करें एक बार। राजेश परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1st August 23। सेल्फ प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर 75 lakhs on 1st January 25। स्टैम्प वैल्यू है 76। एक तो ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है इसलिए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मत खोजना, विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन मत खोजना। मेरे को बताओ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना लोगे, एफवीसी कितना है? बोलो 75। क्यों 75 बताओ? डिफरेंस 10% क्रॉस नहीं कर रहा है। कॉस्ट कितना? एनएचआई का एग्जामिशन कितना? नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म पर, सिर्फ लॉन्ग टर्म पर मिलता है। दूसरा करते हैं। प्रकाश एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस जिसका इंडेक्स कॉस्ट 2,80,000 है, तो फिर एनी केस इंडेक्स कॉस्ट दिया हुआ है तो आपको उस पर बॉदर नहीं करना है। हाँ, जो दिया हुआ वक्त पर अगर आप बोलते भी हैं कि सर इंडेक्सेशन नहीं होना चाहिए, तो एज्यूम कर लीजिए वही कॉस्ट है वही इंडेक्स कॉस्ट है, दोनों सेम है। अगर आपको लगता है कॉस्ट माइनस होना चाहिए था, सपोज ये रेसिडेंशियल हाउस की जगह कोई ज्वेलरी होता, तब तो जुलाई के बाद संभव ही नहीं है इंडेक्सेशन, तो आप एज्यूम कर लीजिए सेम, बिकॉज व्हाट यू कैन डू इफ देयर इज नो डेटा। अब उसने एग्रीमेंट एंटर किया 80 लाख में, फिर वापस स्टैम्प डिपार्टमेंट का वैल्यू 1 करोड़ है, जो बढ़ गया फिर से 20% से, मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। हाउ डू यू स्टार्ट विथ इट? आप किस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहे हैं? एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन ए एग्रीमेंट के दिन अगर स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू, एग्रीमेंट के दिन अगर स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू हाइयर है तो आप उसको लेंगे एग्रीमेंट का। लेकिन कब लेते हैं? जब उस दिन अकाउंट पे चेक से ऑनलाइन पेमेंट से एडवांस मिला, वो तो हुआ ही है। 1,80,00,000 से ज्यादा है 1 करोड़, बाद में 1 करोड़ और 1,01,05 विच इज लोअर, 1 करोड़ माइनस 280 9720। सुनील एक्वायर्ड अ पीस ऑफ लैंड, डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, ये कन्वर्ट हो गया जब मार्केट प्राइस 30 है, इसका मतलब कैपिटल गेन इज 30 माइनस 20। बिजनेस इनकम कितना है? सेल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनकर हुआ है वो तो माइनस करना ही पड़ेगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप पहले देख लो। जब तक कैपिटल एसेट है वहां तक का प्रॉफिट कैपिटल गेन, फिर आगे का बिजनेस इनकम। एक चीज आपको क्लियर करता हूं, मेरा ऐसा जनरल मानना है, इन सब में इट रियली डज नॉट हेल्प अगर आप उसको ऐसे रीड करके कैलकुलेटर में करोगे। आपको लिखना है, फिगर लिखना है, तब हो जाए।
एमसीक्यू को सम मानो। अब मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत में मैं तो ऑप्शन देखता भी नहीं हूं, मैं सॉल्व करता हूं, देन आई सर्च की मैच कर रहा है कि नहीं। सपोज मैच नहीं करे, देन यू थिंक कहां गलती हुआ है। सपोज मैच नहीं करे, देन यू हैव टू थिंक गलती कहां हुआ है। कैपिटल गेन होगा ना, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। जब तक कैपिटल एसेट है वहां तक का प्रॉफिट कैपिटल गेन, जिस दिन स्टॉक बन गया आगे का प्रॉफिट बिजनेस इनकम। बेस्ट इज यू डोंट सर्च फॉर द आंसर्स, ऑप्शंस नहीं समझ में आएगा, आपको करना होगा फिर देखना होगा। इसमें क्या करोगे आप इसको देखकर, आपको अपना ही वर्किंग करना है। हाँ, फिर मैच नहीं करे, यू रीचेक। सारे अच्छे क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू में। बोलो। मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। जब तक कैपिटल एसेट वहां तक का प्रॉफिट कैपिटल गेन 30 माइनस 20। जब बिजनेस इनकम है 150 माइनस 30, 150 माइनस 30। लेकिन कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बीच में इनकर के है, वो तो बिजनेस पोर्शन में माइनस होगा ना, वो कहां जाएगा। बाद में एक इंप्रूवमेंट कर लिया हो तो बिजनेस स्टॉक कन्वर्ट करने के बाद इंप्रूवमेंट किया तो वो माइनस हो गई, क्योंकि बिजनेस पोर्शन में 18 खर्चे को छोड़ के सभी माइनस होते हैं। फोर बोलोगे आराम से, टेक योर टाइम। 4 एंड 5 मैं वेट कर रहा हूं। Iran acquired 1000 unlisted shares. कब? 1 अगस्त। बोनस शेयर 1:1। 1 मार्च को हमने शेयर्स बेच दिया और मार्केट प्राइस 60। ठीक है, मेरे को बताओ ओरिजिनल शेयर्स का कैपिटल गेन कितना होगा। यू एग्री? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कॉस्ट तो 20 है ओरिजिनल का, और कंसिडरेशन आज ही तो सीखे कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस विच शेयर इज हायर, क्योंकि ये अनलिस्टेड है। बोनस का बताओ। There is no rush.
पुष्पा लिमिटेड, पढ़ लो उसको आराम से, टाइम लो, नो रश। क्या आंसर है? हाँ सॉरी। थिंक 5 तो अब डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या आंसर है? 1,25,00,000 एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी है। एग्जेम्पशन इसका खाली इंडिविजुअल एचयू है। हम जरूर बताएंगे, उसमें क्या है। पहले एक बार 5 क्लियर हो जाए। 2 मैं फिर से बता देता हूं। और किसी में क्वेरी है क्या? खाली 2 बता रहा हूं। हाँ, इसमें क्या है ना, स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू आप एग्रीमेंट के दिन का ले रहे हैं क्योंकि उस दिन अकाउंट पे चेक से एडवांस मिला है, तो 1 crore - 280। स्टैम्प और मार्केट प्राइस विच इज लोअर लेते हैं ना। एक एग्रीमेंट के दिन का, एक रजिस्ट्रेशन के दिन का। आप तो सब एग्रीमेंट के दिन का ले रहे हैं। क्वेश्चन 2, 3, 4 एक भी मेरे क्वेश्चन नहीं, सब आपके पेपर। पहले 2 सॉल्व करिए, और अच्छा क्वेश्चन है ये। खाली रीड करिए, डिस्कशन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आप लोग ही करेंगे, मैं लेकिन डिस्कशन जरूर करूंगा। एक बात इसमें बताऊं सिर्फ आपको, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो अर्लियर ईयर का डेटा है, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। आपका सम यहां से चालू होता है। ही हैज कंस्ट्रक्टेड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। पेपर में ये क्वेश्चन जब ओरिजिनली आया था, मेनी स्टूडेंट्स वंडर्ड इसमें करना क्या फर्स्ट डेटा का। कुछ नहीं करना है। आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है, आपको क्या बोला है, असेसमेंट ये 25-26 का कंप्यूटेशन करना।
तो अगर कोई 10,000 10-11 में कुछ हो गया इवेंट और उसको आपने बेच भी दिया तो उसका क्या करें? कुछ नहीं, उस समय टैक्स कंप्यूटेशन हो गया होगा। यहां तक का डेटा जस्ट इग्नोर। आपको क्लैरिटी है या नहीं बोलिएगा? आपको क्लैरिटी है या नहीं बोलिएगा? नहीं, मेरा वो पॉइंट नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट वाला भी चलो रेलिवेंट है कि उसने घर खरीदा है 50 लाख में, ये रेलिवेंट है फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन कुछ नहीं है क्योंकि आपको इस ईयर उसने क्या बेचा है? रेसिडेंशियल हाउस। आपको बस वही कंप्यूट करना है। आप बोलिएगा। कन्वर्जन रिलेटेड डेटा का भी खाली बात नहीं है। उसने वो लैंड बिल्डिंग कुछ अलग ही एसेट बेचा है। अगर वही एसेट कन्वर्ट होके आज बिकता तब तो आपको स्प्लिट करना पड़ता, यहां तक कैपिटल गेन, यहां तक बिजनेस इनकम। वो बिक ही गया, यहां पे वो बिक गया और उसी रुपए से उसने नया एसेट खरीदा है और आपको अब इस रेसिडेंशियल हाउस का कंप्यूटेशन मांगा है, तो आपको यहां से नया सम चालू करना होगा। ये यहां तक का जो डेटा है इसमें भी एक कंप्यूटेशन रेलिवेंट है, लेकिन वो ऑलरेडी पिछले सालों में हो गया होगा। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? कंप्यूट इनकम मांगा है। इनकम तो मैं मानता हूं कि विदाउट इंडेक्सेशन वाला है। टैक्स भी मांगा है, वो मैं मानता हूं कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है। क्या सर वैसे ही करें? यस, अभी दिखाया भी एक। कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन वाला, फिर टैक्स लाइबिलिटी में विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। आप वो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस मेथड को भी आपको एकस्टम कराना चाहता हूं। मेरे ख्याल से एकदम बात क्लियर है कि कोई 10 11 12 इवेंट 13 में इवेंट हो गया, वो बिक भी गया, एसेट कंप्यूटेशन हो गया, उसका क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तो यहां से नया चालू होगा। सिर्फ ये वाला समय, इतना सही समय आपका। हाँ, इंप्रूवमेंट तो लेना होगा, वही मैं बोल रहा हूं। नहीं, बस वो परचेज हुआ है 50 लाख का, वो रेलिवेंट है ना कॉस्ट के लिए, और परचेज डेट के लिए भी, पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए भी।
तो लिखना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द मार्क एलोकेशन। नहीं हो तो आप अपना कंप्यूटेशन करिएगा, दैट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नोट में भी लिख सकते हैं। बट मेरा क्या है, मेन फोकस इस चीज का आपको बताना कि एग्जाम में नोट्स एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। एग्जैक्ट ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, आप मोर और लेस एक्सप्लेनेशन दीजिए, इट शुड बी क्लियर। इलेबोरेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप जो लिखते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं कभी कभी आंसर्स देखता हूं, वो ज्यादा लिख रहे हैं लेकिन जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है, मीनिंग चेंज हो रहा है, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग। स्टूडेंट से सर ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या, मैंने कहा दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आपका राइटिंग में कमांड है, आप की वर्ड्स को लर्न करके लिख लीजिए। की वर्ड्स होते हैं, राइटिंग में कमांड नहीं है तो थोड़ा बहुत लर्निंग करना ही पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज व्हेन यू राइट मीनिंग्स गेट चेंज्ड। मेरे को भी आप लिख के व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर राइटिंग पैटर्न ठीक है, सुधार करना है, क्या करना है, मेरे सब्जेक्ट में आप उसको भेज सकते हैं, अभी भी व्हाट्सअप भेजिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज एज पर सेक्शन 50C। कितना? 92 lakhs। मैं एक क्वेश्चन पूरे पैटर्न में दिखा रहा हूं। हाँ, so are you okay with this? ब्रोकरेज 1% रहेगा, ब्रोकरेज आपको 70 लाख पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट हो गया 50 लाख, इंप्रूवमेंट हो गया 8 लाख। उस जमाने में भले ही 5 नंबर का क्वेश्चन आया हो, अब विदाउट इंडेक्सेशन विथ इंडेक्सेशन है, आप कंफर्टेबली इसको 8 मार्क एज्यूम कर सकते हैं। कि पुराने टर्म का पेपर है, उस समय तो इंडेक्सेशन वाला ही कॉन्सेप्ट था ना।
एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर, तो क्या हम लोग विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन ऑप्शन वाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दोनों मेथड से अकस्टम्ड करवाना चाहता हूं। पहले मेथड से मैंने उतने सम्स करवा दिए कि आप यूज टू हो चुके हैं, सारे सारे सम तो उसी मेथड से किए। लेकिन अब कुछ सम्स उस मेथड से करना भी सही रहेगा। ब्रोकरेज ऑन सेल इज 70,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज टाइम नहीं रहे ना, आप उतना नोट मत लिखना शुरू वाला, आप यहां लिख देना नो इंडेक्सेशन बेनिफिट एट ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। आपका सोल्यूशन में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और थोड़ा खुला, रेस्ट्रिक्ट मत करो। कोई ऊपर लिखेगा, कोई नीचे लिखेगा, कोई साइड में यहां लिखेगा, है ना, दैट्स ऑफ। वो छोटा छोटा चीज के लिए टेंशन मत लेना। अभी कितना है बताओ? कितना? एजम्पशन कर रहा हूं कि इसके और भी इनकम है। सर आप ये एजम्पशन क्यों कर रहे हैं कि इसके और भी कोई इनकम है? क्या होता है ना, हर आदमी को आपको पता है 3 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है, ये बात सही है। अगर बाकी इनकम है तो 3 लाख तक निल, 3 से 7, 5% ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जिसके और कोई इनकम नहीं होता है ना, वो फिर 3 लाख कैपिटल गेन से लेता है। आपका स्लैब क्या, ओल्ड रेजाइम का ही बात कर लो एक बार, 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 5, 5, 5 से 10, 20, 10 के ऊपर ये आपका स्लैब है। तो अभी सोचो आपके बिजनेस इनकम है तो ये स्लैब बेस कंप्यूटेशन होगा। एक आदमी के कोई इनकम ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन है, तो और 2.5 लाख कहीं से लिया नहीं ना, और 2.5 लाख तो बेसिक लिमिट सबको दोगे ना आप, तो फिर वो इसमें से माइनस कर लेता है। ये इंफॉर्मेशन जब नहीं रहते हम मान लेते हैं इसके और भी इनकम है, यानी उससे उसने वो 2.5 लाख 3 लाख का लिमिट ले चुका है। तुम्हारे बिजनेस इनकम 20 लाख है, बिजनेस इनकम में तो तुम लोगे ही ना 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5, 5, 5 से 10, 20, तो कैपिटल गेन में 2.5 लाख क्यों मिलेगा फिर? ओवरऑल 2.5 लाख का एग्जामिशन सबको है कि भैया आदमी परिवार चलाएगा पहले कि टैक्स देगा, तो हर आदमी को 2.5-3 लाख का एग्जामिशन मिलता है। जब और कोई इनकम से नहीं ले पाता है तो वो कैपिटल गेन से लेता है। अब कैसे पता कैपिटल गेन से देना है कि नहीं देना है? नहीं पता हमको, क्योंकि इसमें बाकी इनकम का जानकारी है ही नहीं। मान लिए इनकम है सफिशिएंट। कल क्या ये चैप्टर मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। आज एक बार घर में रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। करके ही आए आप, थोड़ा और देख लीजिए। कितना हुआ? 412।
इस हम लोग आज फ्री भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और भले ही होमवर्क हो जाएगा, कल डिस्कस कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। नील आ रहा है? पेपर में मार्क्स कम एलोकेटेड होगा, टाइम शॉर्ट पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन, और इधर कर लोगे विथ इंडेक्सेशन बट ओनली फॉर टैक्स पर्पसेस। तो मैं करा दूंगा। अभी तो एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट तो था आइडिया कि आपको ये बता दें कि दो ऑप्शन है। फर्स्ट क्लास में मैं बोल देता ना कि इनकम के लिए ये है और टैक्स के लिए ये, दोनों में से बेनिफिशियल आप नहीं समझते, तो पहले मैंने पक्का मजबूत करवा दिया आपको, फिर ये मेथड दिखा दिया, और थर्ड मेथड अब, हाँ, कौन सा एक्सेप्टेड होगा? दोनों एक्सेप्टेड होगा, सारे मेथड्स एक्सेप्टेड होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेथड सारे एक्सेप्टेड रहेंगे, लेकिन सम्स में क्या मार्क्स है उसके हिसाब से थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता। कितना होगा ये? 90? हम्म 363 होना चाहिए ना, वो गलत दिया है, 363 है, आप उसको ठीक कर लो। नहीं नहीं ठीक है। कितना हुआ? बारह तेरह का ही होगा। आप कौन सा लिए हो? 12 13 हो गया ना, 12 13 लेंगे। इंडेक्सेशन, हाँ ठीक है, इंडेक्सेशन आप जो बोलते हो मैं ले लेता हूं। बोलो मेरे को फिगर्स, मैं ले लूंगा। 9864130। हाँ वो तो 12 13 ही है, दिख रही है। 31 मार्च 13 को एक्वायर किया अभी। 12 13 का क्या है? इसमें इंडेक्सेशन टेबल गलत दिया हुआ है, जो इस टेबल को देख रहा है वो भी सही है। बोलो फिगर, बोलो फिर से, वीडियो वाले जो देखेंगे वो गाली देंगे मेरे को। 9075। ये गलत है, ये गलत दे दिया एक्चुअली। वो नहीं नहीं, वो कमांड से क्या ना, सब डेट एक साथ आगे बढ़ा देते हैं ना। हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस में वो हो जाता है थोड़ा, ये नोट करना पड़ेगा कि इसमें पेज 85 में सुधार करना है। नेक्स्ट प्रिंट में कम से कम सबको ठीक। हाँ 363 5, हाँ 220 13। 8 लाख का इंडेक्सेशन तो बढ़ना चाहिए। 1320 है क्या? हाँ
1265 ये पहले ये तो बताओ हमको टोटल कॉस्ट का 2297 ये बताओ ना फिगर ये तो हमको दो क्या 1040 हम 10465 तुम लोग का जो है ना हमको प्रोविजन से ज्यादा इसका चिंता हो गया कि टोटलिंग वोटलिंग सही करके आओगे ना 1265 जस्ट बी बिट केयरफुल और क्या अब क्या इनकम एनी केस 33 लाख रहेगा आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे 1265 लॉस बोल के कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे बट टैक्स विल बी nil बेसिकली ऑप्शन 2 बेनिफिशियल हुआ अगर किसी ने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 किया है तो उसके लिए वही दिखाएगा ऑप्शन 2 बेनिफिशियल है हाँ लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं इनकम 3330 रहेगा टैक्स निल रहेगा टैक्स निल होगा ना विचर इज मोर बेनिफिशियल ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे 4 होमवर्क में दे रहा हूं ये एक इतना सजा के डिटेल विटेल कुछ नहीं अपना एक नॉर्मल सम कंप्यूटेशन कर लो किसी को अब देरी हो रहा है दूसरे ट्यूशन के कारण तो वो 3 होमवर्क कर लें फिर फ्रेंड्स वगैरह से कल मिला लेंगे या वीडियो देख लेंगे 3 लास्ट चार्ज का 4 होमवर्क रहेगा क्वेश्चन का मैं रिपीट करता हूं कंक्लूजन है इनकम तो 3330 है ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा बिकॉज ये तो खाली टैक्स पर्पस के लिए है टैक्स पेबल विल बी निल विच इज मोर बेनिफिशियल वर्कआउट 3 क्लास के कारण अगर आपको देरी हो रहा है तो यू मे टेक लीव अर्ली सी दिस एज वीडियो कंपेयर विद सॉल्यूशन विद फ्रेंड 4 होमवर्क कोई दिक्कत नहीं कर लेना मिला लेना फ्रेंड्स टेस्ट चल रहा है ना ठीक है लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे
लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट कैपिटल एसेट्स है। अर्लियर आपने पूछा था तो क्या बिल्डिंग को इंप्रूवमेंट मान सकते हैं, मैंने एक समय बोला मान सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बिल्डिंग को इंप्रूवमेंट मान लेना, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय दोनों ही लॉन्ग टर्म थे। अभी बिल्डिंग शॉर्ट टर्म है, अब आपको लैंड एंड बिल्डिंग को अलग एसेट लेना ही पड़ेगा। उस सम में एक सम आया था, मैंने लैंड को अलग बताया था, पीरियड ऑफ होल्डिंग, बिल्डिंग को अलग, दोनों को कॉस्ट में एक्विजिशन में लिया था। कुछ स्टूडेंट पूछे थे सब बिल्डिंग को हम इंप्रूवमेंट ले लें, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस सम में दोनों ही लॉन्ग टर्म थे। सम में एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, रेट्स ऑफ टैक्स भी अलग है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है। अब क्योंकि बिल्डिंग शॉर्ट टर्म है और वो लॉन्ग टर्म है, आप इंप्रूवमेंट नहीं मानेंगे बिल्डिंग को, आपको बिल्डिंग का अलग शॉर्ट टर्म गेन कंप्यूटेशन करना ही पड़ेगा। अब इसमें टैक्स इंप्लीकेशंस मांगा है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स और असेसमेंट या वो सब आप देंगे ही। पहला क्या है? हम्म, पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ। तो वही कर रहे हैं जो पिछले सम में किए थे, पिछले सम में लेकिन नोट ऊपर में दिए थे। मैं खाली आपको बता रहा हूं कि नोट्स आप अलग अलग जगह दे सकते हैं, सर कौन सा चुने, जो आपको पसंद हो आप चुने, सब एक्सेप्टेबल है, मैंने पहले ही बोल दिया। अलग वेबसाइट है लेकिन सब दिखा देता हूं, मार्क्स कम एलोकेट होता है, छोटा करना ही पड़ता है। इंडेक्सेशन का वो अब मैं करा रहा नहीं हूं इस सब में, विदाउट इंडेक्सेशन करके छोड़ रहा हूं, वो तो आप देख ही लेंगे, है ना। बोलो। 22 lakhs।
लिख लोगे ना, एज स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू एक्सीज 110%, बहुत लिखा दिया सम्स में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ। ₹5 लाख। बोलो। LTCG पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट टर्म है, आपको पता है। लेना 1 अक्टूबर 23 से 1 नवंबर 24। कितना? ₹32 लाख का ब्रेकअप है ना। दो तीन सेट्स हों, अब बीच में कैसे दिखाओ? लास्ट में मैंने पहले ही बोला था, सारे हेड्स ऑफ इनकम के नीचे आएगा, कराऊंगा वो सम्स। कितना? और एग्जाम में कौन सा करना है? आप दोनों कर सकते हो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 वाला और ये वाला, दोनों कर सकते हो, जो पिछले समय भी दिखाया था फुल फ्लेज। यहां से जब आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लिखोगे, ऑप्शन 2 में जहां लिखते हो ना 20% विद इंडेक्सेशन, वो लिख देना फॉर टैक्स पर्पस ओनली, और कुछ नहीं करना है। जिसको वो मेथड पसंद है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कर ले, लेकिन ऑप्शन 2 में लिख लेना फॉर टैक्स पर्पसेज ओनली। और ये वाला मेथड तो एकदम एकदम चलता है, क्वेश्चन 2 वाला। अभी ये सेट ऑफ होगा कि नहीं, मैंने बोला था आह्वान करना पड़ेगा फ्रेज का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म स्पेक्यूलेशन OMRH दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होता है, दूसरा इसके साथ हो जाता है। सबको याद है कि नहीं बताओ? लॉन्ग टर्म स्पेक्यूलेशन OMRH दूसरे के साथ, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। जनरल रूल प्रिवेल, सेट ऑफ इज general rule prevails, set off is allowed। है ना। लॉन्ग टर्म स्पेक्यूलेशन OMRH दूसरे के साथ नहीं होता, ये तो लॉन्ग टर्म लॉस है ही नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म है, आराम से सेट ऑफ होगा। विल बी ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन 4 रिमेन्स योर। मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना टैक्स।